हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का एबीसी एकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में खान सर के नोट्स को देखने वाले हैं। आप में से जो भी लोग नए हो, इस क्लास को आप पहली बार देख रहे हो, चैनल पर आप पहली बार आए हो, आपको अगर इस तरह का और भी क्लास देखना हो, इंडियन पॉलिटी है, इसके अलावा और भी जितने सारे सब्जेक्ट हैं, सारे सब्जेक्ट का क्लास आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अगर आप बिहार पुलिस और बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, आपको ध्यान रखना है कि आपके लिए कहीं एक स्पेशल बैच चालू हो चुका है। यानी कि आजकल के दिनों में जो भी आप क्लास देख रहे हो, सारी क्लास आपके बिहार पुलिस और बिहार दरोगा के लिए खास करके बनाया जा रहा है। अगर आप प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हो तो वह भी आपके लिए अवेलेबल है। तो आप लोग एक बार प्ले लिस्ट आकर चेक करिए। बिहार दरोगा और बिहार पुलिस के लिए बेस्ट से बेस्ट प्रैक्टिस सेट आपको दिया जा रहा है। और स्पेशल जो आपका नोट्स वगैरह है, खास करके जैसे आप आज व्यवस्था देख रहे हो, इस तरह का और भी जो जो क्लास आपके लिए होना चाहिए, सारा क्लास यहाँ पर स्पेशली आपको दिया जा रहा है। यानी कहने का मतलब है कि आपको बिहार पुलिस और बिहार दरोगा में जिस भी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, जो भी क्लास आपको चाहिए होगा, यहाँ पर आपको मिल रहा है, आगे भी मिलता रहेगा। देखिए, आज के इस क्लास में सर्वोच्च न्यायालय, जो आपका उच्चतम न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, इसे देखने वाले हैं। बस आज के इस क्लास में सर्वोच्च न्यायालय को ही देखेंगे। इससे पहले इसका क्लास में आपको जैसे भाग 1, 2, 3, 4, फिर आपका मूल कर्तव्य भाग, जो आपका भाग 5 है, ये दिया जा चुका है। संसद के बारे में आपको बताया जा चुका है। आज के इस क्लास में आप सुप्रीम कोर्ट के बारे में जानेंगे, समझेंगे काफ़ी अच्छे से। मास्टर वीडियो के रूप में और भी काफ़ी सारा क्लास आपके लिए यहाँ पर अवेलेबल है। तो आप लोगों से आशा है कि आप लोग अगर तैयारी अच्छा करना चाहते हो, एक बार आप लोग प्ले लिस्ट आकर ज़रूर चेक कर लीजिएगा। बिहार दरोगा और बिहार पुलिस का जब तक आपका एग्ज़ाम ना हो जाए, तब तक यहाँ पर आपको हर दिन बेस्ट से बेस्ट जो भी कंटेंट होगा वो आपको दिया जाएगा। आप लोगों से आशा है वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा अगर पसंद आए तो। बिहार पुलिस बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर पॉसिबल हो सके तो कोशिश करिए कम से कम किसी एक ही ग्रुप में सही, लेकिन शेयर जरूर कर दें क्लास को। तो आइए बिना ज़्यादा टाइम बर्बाद किए हुए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। आपको पता है खान सर का जो नोट्स है काफ़ी ईजी वे में दिया हुआ रहता है, काफ़ी अच्छे तरीके से दिया रहता है। अनुच्छेद पे आपको पकड़ बनाना ही पड़ेगा। टोटल जैसा कि आप जानते हो 395 अनुच्छेद है। इन सारे अनुच्छेद पे पकड़ बनाना हो तो क्लास को आप देखिए। इससे आसान भाषा में, इससे सटीक तरीके से कहीं भी आपको शायद नहीं देखने को मिलेगा। आशा करता हूँ सारी बात आप ज़रूर समझ गए होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्लास को। चलेंगे कहाँ पर? सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट चलते हैं अब। आप में से जो भी लोग नए हो, आप ध्यान रखिए, आपके लिए यहाँ पर जो भी प्रैक्टिस सेट आपके मार्केट में अवेलेबल है, सारे प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है और आगे भी मिलता ही रहेगा। जो भी प्रैक्टिस सेट आपके लिए होना चाहिए, सारा प्रैक्टिस सेट यहाँ पे आपको मिलेगा। कहीं और आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं सुप्रीम कोर्ट से। सर्वोच्च यानी कि उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। आइए पॉइंट नंबर फर्स्ट को देखते हैं। सबसे पहले समझ लीजिएगा अनुच्छेद 124। अनुच्छेद 124, इसमें सुप्रीम कोर्ट के गठन की चर्चा की गई है। ठीक है, अनुच्छेद 124 में ना सुप्रीम कोर्ट के गठन करने की बात की गई है, जरूर ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट को समझिए। इसमें 33+1 यानी कि 34 जज हुआ करते हैं। 33 होते हैं नॉर्मल, एक होते हैं मुख्य न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय में जजों की संख्या में वृद्धि का अधिकार संसद के पास दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के लिए किसी भी हाई कोर्ट में 5 साल जज और 10 साल वकील होना चाहिए। साथ ही राष्ट्रपति के नज़र में कानून का अच्छा जानकार होना भी जरूरी होता है। सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति अगर पूछेगा कौन करते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। जज की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश यानी कि सीजीआई से सलाह लेते हैं। मुख्य न्यायाधीश यानी कि सीजीआई के नियुक्ति के समय राष्ट्रपति कॉलेजियम से सलाह लेते हैं। ध्यान दें, सुप्रीम कोर्ट के 5 सीनियर जजों को कॉलेजियम कहा जाता है। आपने बहुत बार न्यूज़ में सुना होगा कॉलेजियम शब्द को। कॉलेजियम का मतलब समझ गए, 5 सीनियर जजों को कॉलेजियम कहा जाता है। जजों को हटाने के लिए महाभियोग जैसी प्रक्रिया लाई जाती है। अब तक किसी भी जज को महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा नहीं हटाया गया है। सुप्रीम कोर्ट के जज रामास्वामी के विरुद्ध में
महाभियोग लाया गया था लेकिन पास नहीं हो सका था। सुप्रीम कोर्ट के जज 65 वर्ष तक कार्यरत रहते हैं। 65 साल जब तक पूरा ना हो जाए जज के पद पर बने रहते हैं। वह अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति साहब को ही देते हैं, जो उनको नियुक्त करवाते हैं उन्हीं को वो त्यागपत्र दे सकते हैं। अनुच्छेद 125 जजों का वेतन। जजों को सिंचित निधि से वेतन दिया जाता है, इसमें कटौती नहीं की जा सकती है। ध्यान रखें, मुख्य न्यायाधीश को 2,80,000 रुपये और अन्य न्यायाधीश को 2,50,000 वेतन दिया जाता है। अनुच्छेद 126 जब मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित रहता है तो 33 जजों में से ही एक को अस्थायी मुख्य न्यायाधीश बना देते हैं, जिसे कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश कहा जाता है। इसके वेतन, भत्ते तथा शक्तियाँ मुख्य न्यायाधीश के बराबर ही रहती है क्योंकि यह अस्थायी रहता है। अनुच्छेद 127 कह रहे हैं कि तदर्थ जो न्यायाधीश होंगे, इसका अर्थ होता है कि इस उद्देश्य के लिए तदर्थ न्यायाधीश को तब बुलाया जाता है जब सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या में कमी हो जाए। एड हॉक की जज को लाने की जो सिफारिश है वो CGI साहब करते हैं। इस सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति 25 हाईकोर्ट के जज को मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेकर एड हॉक नियुक्त करते हैं। इसकी शक्ति सुप्रीम कोर्ट के बराबर होती है, यह भी ध्यान रखेंगे, किंतु यह अस्थायी होता है। अनुच्छेद 128 एड हॉक जज उपलब्ध नहीं हो पाते हैं तो सेवानिवृत्त जज को लाया जाता है। अनुच्छेद 129 सुप्रीम कोर्ट अभिलेख न्यायाधीश यानी कि नज़ीर का कार्य करती है, अर्थात सुप्रीम कोर्ट का निर्णय किसी अन्य मुकदमे में भी उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है ताकि न्याय जल्दी मिल सके। अनुच्छेद 130 सुप्रीम कोर्ट का स्थान दिल्ली में है, किंतु मुख्य न्यायाधीश के रहने पर राष्ट्रपति इसका खंडपीठ किसी अन्य शहर में खोल सकता है, मतलब रहने कहने पर यहाँ पर है। कह रहे हैं कि अनुच्छेद 130 सुप्रीम कोर्ट का स्थान कहाँ पर, दिल्ली में है, लेकिन मुख्य न्यायाधीश के कहने पर राष्ट्रपति ना इसका जो ब्रांच होता है किसी और भी शहर में खोल सकते हैं। अनुच्छेद 131 सुप्रीम कोर्ट की प्रारंभिक या मूल अधिकारिता। देखिए, इसके अंतर्गत वैसे मामले को रखते हैं जो केवल सुप्रीम कोर्ट में ही सुलझाया जा सकता है। इसमें 3 प्रकार के मुकदमे आते हैं, केंद्र राज्य विवाद, राज्य राज्य विवाद, तीसरा होता है एक और केंद्र, एक और उसके साथ कुछ राज्य तथा दूसरी और कुछ अन्य राज्य हो जाएगा सही जवाब। ध्यान दीजिए, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति का विवाद भी सीधे सुप्रीम कोर्ट जाता है, किंतु इसे मूल अधिकारिता में शामिल नहीं किया जाता है क्योंकि इसकी चर्चा अनुच्छेद 71 में की गई है। अनुच्छेद 132 हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का अधिकार दिया गया है। 132 के तहत कोई भी इंसान हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में किसी भी मामले को अपील करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। न्यायिक पुनरावलोकन 137 में है। इसका मतलब होता है, न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब अपने ही फैसले को बदल सकती है। सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले को, मान लीजिए आज कुछ फैसला दिए किसी एक मुद्दे पर, और हो सकता है भविष्य में उसे चेंज भी कर दिया जाए, तो ये होता है, इसे ही न्यायिक पुनरावलोकन कहा जाता है। देखिए, एग्जाम्पल के रूप में दिया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने चंपाकम दोराई राजन मामला 1960 था, बेरूबारी मामला भी 1960 में था। इसमें प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना गया था, ठीक है, कब 1960 में। लेकिन केशवानंद भारती मामला आया 1973 में। इसमें सुप्रीम कोर्ट को न्यायिक पुनरावलोकन का प्रयोग करके अपने फैसले को बदल दिया गया और प्रस्तावना को संविधान का अंग मान लिया गया और कहा कि संसद इसमें संशोधन कर सकती है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने मूल ढांचा का सिद्धांत दिया और कहा कि संसद ऐसा कोई परिवर्तन नहीं कर सकती है जिससे कि संविधान का मूल ढांचा प्रभावित हो, जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है उस पर कोई आंच नहीं आना चाहिए। इसी कारण आज कुल अनुच्छेद केवल 395 ही है और इसमें ABCD ऐसे करके जोड़ा जा रहा है। 395 आपको ध्यान रखना है।
अनुच्छेद 139 मूल अधिकार के अलावे किसी अन्य मामले में रीट निकालना हो तो सुप्रीम कोर्ट 32 का प्रयोग न करके अनुच्छेद 139 का प्रयोग करेगी। सरकारी मास्टर परमादेश रीट जारी करता है तो अनुच्छेद 32 के तहत यह होगा, जबकि रेलवे किसी कर्मचारी का परमादेश रीट जारी करेगा तो अनुच्छेद इसके लिए 139 यूज करना पड़ेगा उसे। अनुच्छेद 141 सुप्रीम कोर्ट का निर्णय भारत के सभी न्यायालय तथा अधिकारी तथा सभी नागरिकों के लिए बाध्य है। यदि कोई व्यक्ति न्यायालय की बात को नहीं मानता है तो उसे अवमानना समझकर न्यायालय दंडित करेगा। अवमानना का केस आपने बहुत बार सुना भी होगा। अनुच्छेद 143 143 को समझिए। राष्ट्रपति किसी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकते हैं। किसके तहत? 143 के तहत मांग सकते हैं, लेकिन सलाह को राष्ट्रपति माने या ना माने ये उन पर डिपेंड करता है। इसी कारण सुप्रीम कोर्ट भी हर मुद्दे पर सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है। इसी तरह से ना सुप्रीम कोर्ट भी हर मामले पर अपना राय देने के लिए बाध्य नहीं है। जैसे 1993 में राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि मामले पर सलाह मांगा, किंतु न्यायालय ने कोई सलाह नहीं दिया, अर्थात सलाह देने से मना कर दिया। 1993 में 1993 में राष्ट्रपति जो थे शंकर दयाल शर्मा थे, बाबरी मस्जिद के लिए उन्होंने राय मांगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट संविधान का अंतिम व्याख्या करता है, ध्यान रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट एक निष्पक्ष और स्वायत्त संस्था है। यह अपनी निष्पक्षता बनाए रखने के लिए यह अपनी सभी नियुक्तियां स्वयं करती है, एसएससी के द्वारा नहीं कराती है। मतलब संसद वगैरह करने का वो नहीं होता है, सुप्रीम कोर्ट खुद से अपना नियुक्त करता है, ठीक है। एससी के यानी कि सुप्रीम कोर्ट के कर्मचारियों की पदोन्नति, निलंबन और स्थानांतरण स्वयं सुप्रीम कोर्ट ही करती है। मतलब सरकार का इस पर कोई पकड़ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के कर्मचारी तथा जजों के वेतन संचित निधि से दिया जाता है, जिसमें संसद कटौती नहीं कर सकती है, यह भी ध्यान रखेंगे। अब आ जाइए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे आप कैग कहते हो, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कहते हैं। कैग की चर्चा अनुच्छेद 148 से लेकर के 151 में दिया गया है। कैग की चर्चा कहाँ से कहाँ तक? 148 से 151 तक में है। अनुच्छेद 148 इसमें कैग के पद की चर्चा है। कैग की नियुक्ति प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति साहब कर देते हैं। कैग की ना नियुक्ति प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। कैग 65 वर्ष या 6 वर्ष कार्यकाल तक अपने पद पर रहता है। यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यत नहीं होते, बल्कि इन्हें हटाने के लिए महाभियोग जैसी प्रक्रिया लानी होती है। कैग अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को दे सकते हैं। मंत्रिपरिषद का कोई भी सदस्य कैग नहीं हो सकता है। ध्यान रखिएगा, मंत्रिपरिषद का कोई भी सदस्य बन सकता है कैग? तो क्या जवाब दीजिएगा? जी नहीं बन सकता है, ठीक है। अनुच्छेद 149 को समझिए। 148 को आपने देखा, अब 149 को समझिए। इसमें कैग की शक्ति के बारे में चर्चा किया गया है। कैग भारत के लेखा विभाग का प्रधान होता है, अर्थात केंद्र या राज्य सरकार द्वारा किसी भी खर्च की जांच कैग कर सकते हैं। फिर से समझिए, अनुच्छेद 149 में कैग की शक्ति के बारे में दिया गया है। कैग भारत के लेखा विभाग का प्रधान होता है, यानी कहने का मतलब है केंद्र हो या फिर राज्य सरकार हो, इसके द्वारा किसी भी तरह का अगर खर्च किया गया है, उसकी जो जांच है वो कैग ही करती है, कैग कर सकती है, ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 150 कैग केंद्र तथा राज्य दोनों लेखाओं की जांच कर सकता है। 150 में कहा गया, मान लीजिए कि राज्य कहता है नहीं देंगे जांच करने, तो आपको अनुच्छेद 150 उनको दिखाना होगा। केंद्र कहेगा नहीं दे सकते हैं जांच करने, तो आपको अनुच्छेद 150 का चर्चा करिएगा, आप करेंगे तो फिर खुद से जांच करने का परमिशन आपको दे दिया जाएगा। अनुच्छेद 151 कैग केंद्र की लेखा की रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंप देते हैं।
151 के तहत राष्ट्रपति को क्या करते हैं, अपनी रिपोर्ट सौंपते हैं। कैग राज्य की लेखा का रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपते हैं। अगर राज्य वाला होगा तो राज्यपाल को, केंद्र वाला होगा तो आपको राष्ट्रपति के पास देना होता है। ध्यान दें, राष्ट्रपति कैग की रिपोर्ट अध्यक्ष और सभापति के माध्यम से संसद में प्रस्तुत कर देते हैं। कैग की रिपोर्ट को लोक लेखा समिति जांच करती है। कैग जो अपना रिपोर्ट देगा उसको लोक लेखा समिति जो होता है वो अब जांच करेगा। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट फैक्ट है, स्मरणीय तथ्य है, उसे देखिए। ए के गोपालन बनाम मद्रास राज्यवाद का संबंध स्वतंत्र भारत पर रोक से है, जबकि रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य का संबंध निवारक अवरोध की प्रक्रिया से है। बेला बनर्जीवाद का संबंध पश्चिम बंगाल भूमि विकास एवं नियोजन से है। यह जो वाद है ना, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसे आप याद कर लीजिए। एक बार फिर से आइए रिपीट करते हैं और इसे याद करिए। ए के गोपालन बनाम मद्रास राज्यवाद का संबंध अगर पूछेगा स्वतंत्र भारत पर रोक से है, ठीक। रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य का संबंध पूछेगा तो आपको निवारक अवरोध की प्रक्रिया से है। बेला बनर्जीवाद का संबंध पूछेगा तो पश्चिम बंगाल भूमि विकास और नियोजन से रहा है। बेला बनर्जीवाद, बनर्जी देगा तो आप बंगाल जा सकते हो, ध्यान रख सकते हो। अच्छा ये देखिए तो कोई ट्रिक वगैरह है। ए के गोपालन, ठीक है, ए से स्टार्ट होता है कोई भी लेटर वगैरह। ए जो है भारत से संबंधित है, स्वतंत्र, माफ़ कीजिएगा यहाँ पे आपको भारत बार बार कहा जाएगा, भाषण कहने का मतलब है स्वतंत्र भाषण से है, भारत से क्यों रहेगा, है ना, स्वतंत्र भाषण से है, ठीक है, स्पीच से है। यानी कि ए के गोपालन, अगर आप पालन करते हैं किसी भी नियम कानून का, अगर आप पालन करेंगे तो स्वतंत्र भाषण आप दे सकते हैं। नियम कानून का पालन करिए, स्वतंत्र भाषण देने के लिए आप फ्री हैं, ठीक है। गोपालन बनाम मद्रास राज्यवाद में स्वतंत्र भाषण ध्यान रख लेना है। कह रहे हैं रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य का संबंध निवारक अवरोध से है। थापर, रोमेश थापर, थापर मतलब थप्पड़, बहुत कुछ का निवारण कर देता है। निवारक आप ध्यान रखिएगा, कर देता है। जब आदमी प्यार से नहीं समझे तो यहाँ से समझ सकते हैं आप, ये थोड़ा सा जोड़ सकते हैं। बेला बनर्जीवाद का संबंध पश्चिम बंगाल से है। बेला, इसमें बेला में भी ब है, बनर्जी में भी ब है, और ये बंगाल भूमि से संबंधित है, भूमि विकास से संबंधित है। ऑप्शन इसी तरह का रहेगा, बंगाल भूमि विकास, बस बंगाल तो रहेगा नहीं। बेला बनर्जी में से दोनों जगह ब का शब्द का यूज किया गया है। वर्तमान में भारत में कुल उच्च न्यायालय की संख्या कहाँ है, कितना है, 25 है, ठीक। दिल्ली और जम्मू कश्मीर, दिल्ली और जम्मू एवं कश्मीर ऐसे संघ शासित राज्य हैं, प्रदेश हैं जिसका अपना हाईकोर्ट है। बार बार यह सवाल पूछा जाता है। उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या न्यूनतम 3, उच्च न्यायालय में न्यायाधीश की संख्या कम से कम 3 और अधिकतम 160 आपको ध्यान रखना है। क्या आपको पता है सबसे कम जो न्यायाधीश हैं वो कहाँ पर हैं, कौन से कोर्ट में है? अगर पता हो तो ज़रा कमेंट करके बताइए कहाँ पर है सबसे कम। वैसे अभी आपको देखने को मिल जाएगा, शायद नहीं मिलेगा तो आपको बता भी दिया जाएगा। अगर पता हो फिलहाल कमेंट करिए। उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या 3 और अधिकतम 160 हो सकता है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे ज़्यादा है। उच्च न्यायालय की स्थापना करने का अधिकार संसद को है, आपने देखा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का सेवानिवृत्ति संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 220 में किया गया है। राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श करके उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त कर देते हैं। राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के जो राज्यपाल होंगे, ठीक है, उनसे परामर्श करके उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कर देते हैं। उच्च न्यायालय में अपर न्यायाधीश एवं कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। उच्च न्यायालय में अपर न्यायाधीशों की नियुक्ति अधिकतम 2 वर्षों के लिए किया जाता है। 15वें संविधान संशोधन 1963, 15वें संविधान संशोधन 1963 के द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु 60 से बढ़ा करके 62 कर दिया गया है, और सुप्रीम कोर्ट का आपने देखा 65 किया गया है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की आयु से संबंधित प्रश्न का अगर
विनिश्चय अगर हो तो राष्ट्रपति साहब मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के आधार पर करते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को साबित कदाचार एवं असमर्थता के आधार पर हटाया जा सकता है। ठीक है, किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से कर देते हैं। वित्तीय आपातकाल के समय राष्ट्रपति उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों में इनके वेतन में कह रहा है कमी का निर्देश दे सकता है। क्या कह रहा है, वित्तीय आपात अगर होता है ना तो उस समय राष्ट्रपति उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय इन दोनों के न्यायाधीश के वेतन में कमी करने का निर्देश दे सकती है वित्तीय आपातकाल के कंडीशन में। संविधान के प्रारंभ के समय उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 8 थी। ध्यान दें, संविधान के प्रारंभ के समय में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश की संख्या कितनी, बस 8 थी। एक मुख्य न्यायाधीश, 7 अन्य न्यायाधीश हुआ करते थे। उच्च न्यायालय के प्रशासनिक व्यय राज्य की संचित निधि से प्राप्त होते हैं। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने आधिकारिक संवाद में दलित शब्द के प्रयोग पर रोक लगा दी थी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने आधिकारिक जो भाषा मतलब वहाँ पे यूज किया जाता है भाषा स्पीच बात कही टॉक कही उसमें दलित वर्ग पर रोक लगा दिया गया। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या 34 है, जिसमें कि एक मुख्य और 33 अन्य न्यायाधीश हुआ करती है। कुछ दिन पहले तक 30 + 1 हुआ करता था। केशवानंद भारती मामले की सुनवाई हेतु उच्चतम न्यायालय की अब तक की सबसे बड़ी पीठ गठित की गई थी, जिसमें न्यायाधीशों की संख्या 13 थी। कह रहा केशवानंद भारती मामले की सुनवाई हेतु उच्चतम न्यायालय में अब तक की सबसे बड़ी पीठ, ध्यान दें सबसे बड़ी पीठ, सबसे बड़ी बेंच, सबसे बड़ा कमेटी का ये बनाया गया था न्यायाधीशों का, कितना 13 की संख्या में, ये सबसे ज़्यादा था। पहला और दूसरा वाला पूछा जाता है। किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय में तथा न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाता है। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश करता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की उच्चतम सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं 65 वर्ष में रिटायर होते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन का जो निर्धारण है संसद के अनुसार होता है। भारतीय संविधान में उच्चतम न्यायालय का परामर्शी क्षेत्राधिकार कनाडा से लिया गया है। भारतीय संविधान में उच्चतम न्यायालय का परामर्शी क्षेत्राधिकार कहाँ से, कनाडा से लिया गया है। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के पास सुरक्षित है। भारत के राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के पद के खाली होने की स्थिति में भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो राष्ट्रपति के पद पर बने रहेंगे। भारत में लोकहितवाद को प्रारंभ करने का श्रेय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश P.N. भगवती और न्यायमूर्ति जो कृष्णा अय्यर है इनको जाता है। भारत में लोकहितवाद PIL जिसे कहते हो, इसको स्टार्ट करने का श्रेय उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश P.N. भगवती और न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर इन्हीं को जाता है। भारत में चलित न्यायालय का जन्मदाता अगर पूछेगा न्यायमूर्ति भगवती को माना जाता है। भारत में चलित न्यायालय का जन्मदाता न्यायमूर्ति भगवती को माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन भत्ते एवं पेंशन भारत की संचित निधि से दिया जाता है। उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का वेतन है, भत्ता है, पेंशन है, कहाँ से, तो भारत का जो संचित निधि है यहीं से दिया जाता है। उच्चतम न्यायालय की आज तक की सबसे बड़ी पीठ केशवानंद भारती केस में 13 जजों की बनी थी। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए किसी व्यक्ति को कम से कम 10 वर्षों तक उच्च न्यायालय, जिसे आप हाई कोर्ट कहते हो, हाई कोर्ट का अधिवक्ता होना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय को देश के किसी भी अन्य न्यायालय में चल रहे मामले को अन्यत्र भेजने का अधिकार है। मतलब किसी भी कोर्ट में कोई मामला चल रहा हो उसको अगर दूसरे कोर्ट में भेजना हो, यह काम कौन करेगा, ये काम सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। सितंबर 2003 में सर्वोच्च न्यायालय के एक निर्णय से
भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति प्रतिष्ठित हुई है। अब यहाँ पे MCQs आ जाता है, चाहे तो यहाँ देख भी लीजिए कब पूछा गया यह सवाल है। भारत में न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है? भारत में न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है? संविधान पर, नियमित कानून का उचित प्रक्रिया पर, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर। ऑप्शन आपको ई टिक करना होगा, एक से अधिक सही जवाब है। स्वतंत्र भारत के पहले विधि आयोग के अध्यक्ष यहाँ पे बताना है। श्री MC सीतलवार यहाँ पे होगा, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर 2 का डी सही जवाब है। नंबर 3, पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन थे जिन्होंने जुलाई 2019 में बिहार के राज्यपाल के रूप में श्री फागू चौहान को पद की शपथ दिलाई थी? माननीय AP शाही साहब थे। ऑप्शन बी। कहाँ से यह आए थे? गुजरात से आए थे। गुजरात से आकर पटना हाईकोर्ट में मतलब कार्यरत थे। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसको लिखकर दे सकता है? ए राइट आंसर। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश राष्ट्रपति को बता दीजिएगा। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति साहब। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है? सी राइट आंसर। 65 वर्ष आपको बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कैरेक्ट सही नहीं है? देखिए, सर्वोच्च न्यायालय का गठन 1950 में हुआ था, ठीक, सही बात है। सर्वोच्च न्यायालय देश की उच्चतम न्यायालय है, अदालत है, जिसमें अपील की जाती है, बिल्कुल सही। सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़कर अन्य किसी भी उच्च न्यायालय या अदालत की सुनवाई कर सकता है, गलत। सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल के साथ अन्य किसी भी उच्च या उच्चतम न्यायालय की सुनवाई कर सकता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका सी आपका सही हो जाएगा, नंबर 7 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत में चलित न्यायालय किनका मानस पुत्र है? चलित न्यायालय पूछा है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब का है। पहले यह सवाल आ चुका है जब राष्ट्रपति को आप देख रहे थे। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का शक्ति किसके पास है? संसद के पास होता है, सी राइट आंसर है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 1950 में संसद के एक अधिनियम के द्वारा भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब? 1950 में संसद के एक अधिनियम के द्वारा हुआ था। न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर डी, किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। न्यायिक पुनर्विलोकन का मतलब होता है निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से कौन एक से अधिक राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश के लिए है? तो वह है गुवाहाटी। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। जनहित याचिका की धारणा कहाँ से उत्पन्न हुई है, किस देश से आई है? तो जनहित याचिका USA से। ऑप्शन नंबर आपको डी टिक करना होगा। किसी उच्च न्यायालय ने आधिकारिक संवाद में कौन सा वह उच्च न्यायालय है जो दलित शब्द का प्रयोग पर पाबंदी लगाई? ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने। भारत के सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसका मूल, अपीलीय और परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार है। यहाँ पे सही है, इसका मूल, अपीलीय और परामर्श संबंधी इसके पास क्षेत्राधिकार होता है। कह रहा है कि उच्छृंखल कानून कोई कानून नहीं है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में इस सिद्धांत को संपुष्ट किया था? बी राइट आंसर हो जाएगा, मेनका गांधी केस में। सवाल आप देख ही रहे होंगे कब कब पूछा गया है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी कब? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, 1916 में। पटना हाईकोर्ट की स्थापना 1916 में की गई थी। भारत के राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के पद के खाली होने की स्थिति में जो व्यक्ति राष्ट्रपति के पद का निर्वहन करेगा, मतलब
कौन करेंगे? भारत के मुख्य न्यायाधीश करेंगे। मुख्य न्यायमूर्तियों के सम्मेलन में पारित संकल्प के प्रचलन के अनुसार नॉर्मली कितने वर्ष की आयु के बाद ही सर्वोच्च न्यायालय में किसी न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है? ऑप्शन ए आपको ध्यान रखना है, 65 वर्ष के बाद ही। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कह रहा है कि सत्य है? यदि कभी कह रहा है सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की गणपूर्ति न हो तो तदर्थ आधार पर न्यायाधीश की नियुक्ति की जा सकती है क्या? हाँ, की जा सकती है। नंबर 20 का सी आपका सही जवाब है। 21 पे ध्यान दें और बताइए कि संविधान के अनुच्छेद और प्रावधान के बारे में क्या सही जवाब होगा। देखिए, अगर आपको ध्यान हो अनुच्छेद 215 क्या था इसमें? (215) में उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होगा। अनुच्छेद, ठीक है। फिर आपका जो 222 है, इसके तहत किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में जाना। 226 में आपने क्या देखा था, याद करिए। 226 में कुछ रीट निकालने की अन्य न्यायालय की शक्ति। 227 में सभी न्यायालयों के अधिक्षण की शक्ति होगा। ठीक है, दिया गया ये अनुच्छेद 227 में। तो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आपने भाग 5 तक देखा। भाग 6 में स्टेट यानी कि राज्य है, इसे नेक्स्ट वाले क्लास में देखेंगे। आप में से जो भी लोग नए हो, अगर आप इस तरह का और भी क्लास देखना चाहते हो, आपको जैसा कि बताया जा चुका है, प्लेलिस्ट आकर आप चेक कर लीजिए। ठीक है, अगर आप प्लेलिस्ट आकर चेक करते हैं, खान सर का बहुत सारा क्लास है, आपको मिल जाएगा। ज्ञान बिंदु वाले रोशन सर का है, और भी स्पेशल आपके लिए क्लास अवेलेबल है, नोट्स वगैरह है। आप लोग उसे भी देखिए, अपनी तैयारी को अच्छा करिए। क्लास पसंद आया हो, अब आपको वीडियो लाइक कर ही देना है। चैनल आशा है कि आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, और पॉसिबल हो तो क्लास को आप शेयर भी ज़रूर कर दें।